नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से हिंदी की क्लास। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी ग्रामर, 12th क्लास की हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं। उसमें हमने संधि जो टॉपिक था हमारा फर्स्ट वो कंप्लीट कर लिया है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए समास। ठीक है, समास क्या है आप पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा और हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से समास, उसके भेद क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है समास। समास किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है हमारी समास की दो अथवा दो से अधिक शब्दों के। ठीक है, संधि में क्या होता है, देखिए एक चीज बताती हूँ आपको। समास और संधि की परिभाषा कई बार कई बच्चे ने एक जैसे समझ लेते हैं। कई बार संधि की परिभाषा को समास में लिख देते हैं और समास की परिभाषा को संधि में लिख देते हैं। लेकिन क्या होता है संधि और समास में, क्या फर्क है कि संधि में वर्णों का मेल होता है। क्या होता है, वर्णों का मेल होता है और उसमें परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन होता है। लेकिन समास में, ये तो था हमारा संधि, ठीक है, और समास में क्या होता है, पदों का यानी कि शब्दों का मेल होता है, वर्णों का नहीं, शब्दों का मेल होता है। उस मेल को हम समास कहते हैं। ठीक है, वर्णों में क्या होता है, प्लस के पहले हम एक स्वर ले लेंगे। मान लीजिए हमने एक व्यंजन ले लिया, इसको ले लिया। अब समास में क्या होता है, पूरा एक शब्द हमने यहाँ लिख लिया, शब्द जैसे हस्त, और हमने यहाँ लिखा लिखित। तो हमें इस त और ल का मेल नहीं कराना है, हमें समास में पूरे हस्त और लिखित का मेल कराना है। हस्त लिखित यानी हाथ से लिखित। ये जो बीच में जो प्लस का निशान आता है उससे हमारे योजक चिन्ह बनते हैं। योजक चिन्ह का मतलब होता है से, को, की, कम, जो भी जैसे जोड़ने, किसी एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने के लिए, किसी क्रिया को जोड़ने के लिए जो शब्द आते हैं उन्हें हम प्लस के द्वारा लुप्त कर सकते हैं, यानी कि उन्हें हटा सकते हैं, उनका लोप हो जाता है। लेकिन संधि में क्या होता है कि कोई लोप नहीं होता है। उसमें क्या होता है, यानी कि व्यंजन है तो व्यंजन के साथ जुड़ेगा, स्वर और व्यंजन है तो स्वर, व्यंजन के अंदर स्वर की मात्रा लग जाएगी। तो ये भेद होता है कि संधि में वर्णों का मेल होता है यानी कि अक्षरों का मेल होता है, और समास में पदों का यानी कि शब्दों का मेल होता है। ठीक है, तो शाब्दिक परिभाषा आपने देख ली है कि संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों यानी कि पदों का मेल होता है। ठीक है, तो समास की परिभाषा है दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने पर जो एक नया स्वतंत्र पद बनता है उसे समस्त पद या फिर इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास हो गया। समस्त पद किसे कहेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा हस्तलिखित, अब हस्त प्लस लिखित, अब मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर हस्त प्लस लिखित न लिख के मैं यहाँ लिखना चाहूंगी हाथ से लिखित, यानी कि हाथ से लिखा हुआ। अब हम इसको हम विच्छेद करेंगे, यानी कि विच्छेद ना, विच्छेद तो किस में होता है, संधि में, और समास में क्या होता है, विग्रह होता है। अब मैं विग्रह करूंगी तो यहाँ हो गया हाथ से लिखित, और इसे समस्त पद, जब इस विग्रह को हम एक शब्द बनाएंगे, सामासिक पद बनाएंगे, उसे समस्त पद कहते हैं। तब हम यहाँ लिखेंगे हस्त लिखित, ये हो गया हमारा समस्त पद। और ये समस्त पद जो बनने की क्रिया है वह क्या कहलाती है, समास कहलाती है। ठीक है, तो समास होने पर बीच की विभक्तियां क्या होती है, यानी कि ने, को, के लिए, के द्वारा, ये जो विभक्तियों के जो चिन्ह हैं वो सारे लुप्त हो जाते हैं। विभक्तियों, शब्दों तथा और आदि अवयवों का लोप हो जाता है, यानी कि वे गायब हो जाती है, वहां से हटा दिया जाता है और उनका सामासिक पद बना लिया जाता है। ठीक है, तो समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बनकर आता है, एक स्वतंत्र शब्द बनकर आता है, उसे क्या कहते हैं, समस्त पद यानी कि समास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब आते हैं हम समास के कितने रूप होते हैं, यानी कि कितने पद होते हैं। समास में वो जो सामासिक पद बनता है हम बोल सकते हैं सामासिक पद। क्या कहते हैं, सामासिक पद। तो जो सामासिक पद बनकर आता है वह क्या कहलाते हैं, वो कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा पूर्व पद और एक होता है हमारा उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब होता है पहला और उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला या फिर दूसरा। हम इसे दूसरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, पूर्व पद क्या हो गया, पहला, और उत्तर पद क्या हो गया हमारा दूसरा, दूसरा पद बोल सकते हैं। ठीक है, तो पूर्व पद और उत्तर पद कैसे होते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि हस्तलिखित हम यहाँ लिख सकते हैं
हस्तलिखित, ये तो है हमारा समस्त पद। क्या है? समस्त पद, यानी कि इसमें क्या हुआ है? समास हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? इसमें समास हुआ है हस्तलिखित में। अब हम जब समास विग्रह करेंगे, विग्रह का मतलब होता है इसके टुकड़े करना। ठीक है, जब हम समास विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय हमें दो पद बनाने हैं। तो दो पद में देखिए, ये हो गया हमारा हस्त, और यानी कि हस्त यानी कि हाथ से लिखित। तो ये जो से है इसे कहेंगे हम विभक्ति। क्या कहेंगे? विभक्ति। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें से का चिन्ह लग रहा है। हाथ से लिखित यानी कि हाथ एक साधन है, साधन का उपयोग हो रहा है। किसका उपयोग हो रहा है? हाथ से लिखा गया है। कोई लिखने की क्रिया करी है तो किसके द्वारा करी है? हाथ से करी है। तो हाथ से क्या हो गई? विभक्ति का चिन्ह हो गया। और ये जो हाथ है हमारा, ये हमारा पूर्व पद कहलाएगा, और ये जो लिखित है ये हमारा उत्तर पद कहलाएगा। आया समझ में सभी को कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है? कि सामासिक शब्द के पहले पद को, ये हमारा पहला पद है, पूर्व पद कहते हैं, तथा दूसरे या आखिरी पद को, जो हमारा आखिरी पद है लास्ट वाला, उसको हम उत्तर पद कहते हैं। आया समझ में सभी को कि हस्त यानी कि सामासिक शब्द के पहले पद को पूर्व पद और दूसरे यानी कि अंतिम पद को उत्तर पद कहा जाता है। ये है हमारा समास, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते हैं, ये इसमें बता दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम समास के भेद की तरफ कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 4 ही होते हैं, क्योंकि जो हमारा तत्पुरुष समास है उसी के 2 भेद बताए गए हैं, इसलिए हम यहाँ पर 6 भेद, हिंदी व्याकरण में हम 6 भेद पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं? पहला है हमारा अव्ययी भाव समास, दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास, तीसरा है हमारा कर्मधारय समास, चौथा है हमारा द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास। ठीक है, और छठा है हमारा बहुब्रीहि समास। ठीक है, समास के कुल 6 भेद है: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम इनके अलग अलग रूप क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, अव्यय क्या होते हैं? ठीक है, अव्यय क्या होता है? अव्यय, जो खर्च नहीं होता है, मतलब जिसका परिवर्तन नहीं होता है। हम यहाँ इस अव्यय को थोड़ा सा समझते हैं। यानी, ठीक है, और व्यय का मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव, या फिर बदलाव, यानी कि जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। कई ऐसे शब्दांश होते हैं, कई ऐसे छोटे छोटे शब्द होते हैं, या कोई वर्ण ऐसे होते हैं जिनमें कभी कोई किसी लिंग, वचन, काल, किसी समय के अनुसार, किसी लिंग परिवर्तन के अनुसार, या किसी वचन के अनुसार, या एक वचन में हो या द्विवचन में हो, स्त्रीलिंग में हो या पुल्लिंग में हो, वर्तमान काल में हो या भूतकाल में हो या भविष्य काल में हो, किसी के भी अनुसार, किसी भी आधार पर उनका कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है। उन शब्दांशों को क्या कहा जाता है? अव्यय कहला जाता है। क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब यह क्या परिभाषा है हम पढ़ते हैं इसमें। जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद अव्यय हो तथा प्रधान हो, ठीक है, जो अव्यय है वही प्रधान होगा। पहला पद जिसका प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहले पद पे फोकस किया गया है, यानी कि जो पहला पद होता है वही प्रधान होना चाहिए, वो अव्यय होना चाहिए। तो वह कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे अब इसमें कौन कौन से अवयव है देखिए, जैसे पहला पद अनु हो सकता है, आ हो सकता है, प्रति हो सकता है, भर हो सकता है, तथा, यथा, हर, प्र, कई प्रकार के ऐसे अव्यय होते हैं ना। अव्यय एक प्रकार के उपसर्ग भी होते हैं, क्योंकि उपसर्ग जैसे ही दिखते ही है। ठीक है, ये उपसर्ग के समान होते हैं, उपसर्ग के समान। ठीक है, अव्यय उपसर्ग के समान होते हैं। देखिए ये जो पहला पद है वो अनु, आ, प्रति, भर, तथा, यथा, हर, प्रति, इस तरह के अगर पहले पद आते हैं तो वे सारे अव्यय भाव समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले सकते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर यथाशक्ति, या फिर भर पेट, हर एक, ठीक है, और
और लिख सकते हैं हम प्रतिदिन, ठीक है। इस प्रकार से हम कई प्रकार के शब्द लिख सकते हैं। ऐसे शब्द जिनमें पहला पद जैसे यथा, भर, हर, प्रति, इस प्रकार के शब्द आते हैं, पहला पद जिसमें प्रधान होता है, वे क्या कौन से समास कहलाते हैं? यथा अव्यय भाव समास कहलाते हैं। जैसे यथाशक्ति का अब हम समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह, ठीक है। तो समास विग्रह करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे शक्ति के, यथाशक्ति का मतलब क्या होता है? शक्ति के अनुसार, मतलब जैसी आपकी शक्ति है उस अनुसार आपको काम करना है। शक्ति के अनुसार, जो अनुसार शब्द आया है वह क्या है? एक अव्यय है, क्योंकि इसमें यथा, यथा यानी जैसे आपकी शक्ति, ठीक है। तो यथा जो पहला पद है वह अगर अव्यय होता है तो वह कौन सा समास होता है? अव्यय भाव समास कहलाता है। जैसे भर पेट यानी कि पेट भर कर, ठीक है। फिर आता है हर एक यानी कि एक एक, हर एक, ठीक है। प्रतिदिन यहाँ हो जाएगा दिन दिन, दिन दिन, प्रतिदिन होता है, ठीक है। एक एक दिन, एक एक, प्रति का मतलब एक, हर एक दिन, दिन 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 दिन, प्रतिदिन हो गया, ठीक है। तो पहला पद जिसका अव्यय होता है या पहला पद जिसका प्रधान होता है वह अव्यय भाव समास कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? अव्यय भाव समास कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा, कौन सा है? तत्पुरुष समास। क्या कहलाते हैं? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास देखिए कारक से चलते हैं। किससे चलते हैं? कारक से चलते हैं। अब कारक आप सभी को पता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए को अपादान से अलग होने पर संबंध काके की अधिकरण मैं पे पर संबोधन है अरे वो, ये सारे कारक होते हैं। और संबोधन कारक तत्पुरुष में नहीं आता है, बाकी सप्तमी तक यानी कि अधिकरण तक के कारक के जो उदाहरण है वो इसमें आते हैं, क्योंकि से, के, द्वारा, के लिए, को, के, ने, ये सारे शब्द इसमें आते हैं, तत्पुरुष समास के उदाहरण कहे जाते हैं। तो क्या कह रहा है तत्पुरुष समास? जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर यानी कि बाद वाला पद यानी कि दूसरा पद, ठीक है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है एवं पूर्व पद गौण होता है, गौण यानी कि वो नाम मात्र का होता है, गौण का मतलब होता है नाम मात्र का, वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। जिसका उत्तर पद, अव्यय भाव समास में क्या था कि जिसका पहला पद, ठीक है। और अब ये जो तत्पुरुष समास आया है उसमें क्या है? उत्तर पद यानी कि दूसरा पद, ठीक है, दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, ये जो का आया है, अब धर्म का ये चिन्ह लगा है यानी कि धर्म ग्रंथ, ये तो हमारा हो गया प्रथम पद और ये हो गया हमारा उत्तर पद, ठीक है। तो ये जो प्रथम पद है वह तो गौण है, धर्म के बारे में बताया। तो धर्म क्या है? बहुत सारी बातों में धर्म आ सकता है, लेकिन क्या बताया? ग्रंथ, ये जो ग्रंथ है धर्म का ग्रंथ, उसके बारे में बताया, इसलिए उत्तर पद प्रधान है, तो ये तत्पुरुष समास कहलाएगा। राजा का पुत्र, अब राजा का कुमार, ठीक है, क्या हो गया? राजकुमार हो गया। अब राजा का कौन है? राजा का पुत्र है, राजपुत्र है या राजपुत्री है या राजकुमार है या राजमहल है। राजा तो गौण है इसमें, लेकिन ये मुख्य है, प्रमुख कौन है? ये उत्तर पद, ठीक है। जैसे ही उत्तर पद को हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि राजा का कौन है? कुमार है। तो कुमार के बारे में पता चल रहा है कि राजा का कुमार है, यानी कि राजा का पुत्र है, राजा का ये युवराज है, इसलिए बताया है कि राजकुमार किसे कहा गया है? इस राजा के कुमार को। तो ये जो कास, ये संबंध बताया है, ये संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार तुलसीदास कृत, तुलसीदास कृत, तुलसीदास का नाम थोड़ी ना बताया है, ठीक है। तुलसीदास कृत का मतलब तुलसीदास के द्वारा रचित, हम लिख सकते हैं रचित, ठीक है। तो तुलसीदास द्वारा कृत यानी तुलसीदास द्वारा रचित हो सकता है यहाँ पर। तो ये जो कृत है इसमें क्या है? उत्तर पद है, ये उत्तर पद है। और कृत के तुलसीदास के द्वारा, कृत यानी कौन है? रामचरितमानस है, उसके लिए बताया है थोड़ा, ठीक है। तो ये जो कृत शब्द आया है ये उत्तर पद है, इसलिए उत्तर पद प्रधान होने के कारण तत्पुरुष समास प्रधान होता है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे मैंने आपको कारक बताया, तो कारक में जैसे हमने लिखा तो लिखित, ठीक है, राजपुत्र, हस्तलिखित और राजपुत्र। देखिए
अब इसका समास विग्रह हम करेंगे। हाथ से लिखित, हाथ से लिखित, तो लिखित क्या है? हाथ से लिखित यानी कि हाथ से लिखा गया है, तो लिखना क्या है? उत्तर पद। ठीक है, लिखित क्या है? हमारा उत्तर पद है, हाथ हमारा पूर्व पद है, तो ये हमारा पूर्व पद आ गया, ये हमारा उत्तर पद आ गया। तो उत्तर पद प्रधान होने के कारण ये कौन सा तत्पुरुष है? तत्पुरुष समास है। अब से कौन से चिन्ह में आता है? कर्ता ने कर्म को करण से आया है, तो करण तत्पुरुष ये कहलाएगा। तो जितने भी हमारे कारक होते हैं वो तत्पुरुष के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, अब राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, जैसे ही हमें ये पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में जो विभक्तियां लगती है, उन विभक्तियों के अनुसार हम जब कारक पद बोलते हैं, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से आया तो हमारा करण तत्पुरुष हो गया। अब यहाँ का आया है तो हमें का ढूंढना है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए को अपादान से अलग होने पर संबंध का के की का आ गया। संबंध बताया है, क्या बताया? राजा का पुत्र, पुत्र का संबंध बताया कि वो राजा का बेटा है। ठीक है, राजा का पुत्र है, तो राजा का पुत्र आया। जैसे ही ये चिन्ह आ गया, हमारा ये कौन सा तत्पुरुष बन गया? संबंध तत्पुरुष बन गया, संबंध तत्पुरुष, क्योंकि पुत्र इसमें क्या है? उत्तर पद, और उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो जहां उत्तर पद प्रधान होता है वहां तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी यदि आपके उदाहरण आते हैं जैसे जिसमें कारक के चिन्ह आ जाते हैं, तो वो जिस कारक का चिन्ह होता है उसी का वह तत्पुरुष गिना जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा तत्पुरुष समास जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद की प्रधानता। ठीक है, जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे तीसरे नंबर का जो समास है वो कौन सा है? कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष का बड़ा महत्व होता है, विशेषण और विशेष्य का। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य किसे कहते हैं? कि जिसकी विशेषता बताते हैं, जो विशेषता बताते हैं। नीली कमीज, मान लीजिए नीली कमीज बताया, अब नीली कमीज में नीली क्या है? विशेषता, और विशेष कमीज क्या है? विशेष्य, क्योंकि कमीज की विशेषता बताई है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। वह समास जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य होता है, या फिर पहला पद उपमान, जिसकी उपमा दी जाए, और दूसरा पद उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और इसकी पहचान है कि जो के साथ, के समान, के रूपी, किसी गुणों की चर्चा या तुलना आदि की जाती है, वे सब कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे धर्म चरण कमल, यानी कि कमल के समान चरण। ठीक है, तो ये के समान आया है, ये के समान क्या कहलाता है? हमारा कर्मधारय समास कहलाता है। नील गगन, नीला है जो गगन, तो है जो, या आया जो, ये जो चिन्ह है ये क्या कहलाते हैं? कर्मधारय समास। ठीक है, अब नीला है जो गगन, तो नीला क्या है? हमारा यहाँ पर विशेषण, तो पहला पद क्या है? हमारा विशेषण। कमल क्या है? हमारा विशेषण। कमल के समान इसको बताया है, किनको? चरणों को, यानी कि पैरों को। पैरों को किसके समान बताया है? कमल के समान बताया है। तो कमल यहाँ पर हमारे हो गए क्या? विशेष्य। क्या हो गए? विशेष्य, और कमल क्या हो गए? विशेषण। यानी कि विशेष्य की क्या विशेषता बताई है? कि ये कमल के समान है, इसकी विशेषता बताई है। तो जो शब्द विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। तो पहला पद जहाँ विशेषण होता है वे कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। और हम लिख सकते हैं नीलकंठ। ठीक है, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। जब ये जो वाला आता है, देखिए चिन्ह क्या बताया है कि है जो, के साथ, के समान, के रूपी, की सी गुणों की चर्चा या फिर तुलना की जाती है, तो वे सब कौन से समास के अंतर्गत आते हैं? अव्यय भाव समास, नहीं सॉरी, कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं? कर्मधारय समास के अंतर्गत, जिसमें पहला पद विशेषण होता है, यानी कि पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, वे सारे के सारे कर्मधारय समास
आएंगे, जिसमें है, जो, के, साथ, के, समान, के रूपी, की सी गुणों की चर्चा या तुलना होती है। अब जो कर्मधारय समास है, देखिए इसके कई उदाहरण ऐसे होते हैं जो बहुब्रीहि समास के अंदर जाते हैं, लेकिन हम समास विग्रह करते हैं जब हमें पता चलता है कि हमें समास विग्रह के बाद पता चलता है कि कौन सा पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है, प्रथम पद प्रधान है या फिर अन्य पद प्रधान है। उसके आधार पर हम बताएंगे कि कर्मधारय समास है या बहुब्रीहि समास है। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची जो शब्द होते हैं वे सारे द्विगु समास होते हैं। ठीक है, वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध करता है, किसी समूह का बोध कराते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे दो पहरों का समाहार, इसको हम समूह भी लिख सकते हैं। ठीक है, सप्ताह 7 दिनों का समूह, हम लिखते हैं यहाँ पर नवरात्रि। ठीक है, 9 रात्रियों का समूह, 9 रात्रियों का समूह। ठीक है, और हम लिख सकते हैं चौराहा, 4 राहों यानी कि रास्तों का समूह, या फिर हम समाहार भी लिख सकते हैं, समाहार। ठीक है, तो जो समूह और समाहार को प्रदर्शित करते हैं, और जो पहला पद होता है वो हमारा क्या होना चाहिए? ये संख्यावाची होना चाहिए। वे सारे के सारे क्या कहलाएंगे? द्विगु समास कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? द्विगु समास कहलाएंगे। अब आते हैं हम हमारे अगले समास की तरफ, द्वंद्व समास। ठीक है, देखिए दोनों जो द्वंद्व है, दो कौन होते हैं? दोनों पद। ठीक है, 2 पद है ना, द्वंद्व। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और, एवं, या, अथवा लगता हो, वह द्वंद्व समास होता है। वह द्वंद्व समास कहलाता है। कैसे कहलाता है? देखिए, हम इस द्वंद्व को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है ये द्वंद्व, और बिंदी वाला भी लिखा जाता है। जैसे अपना पराया, अपना या पराया, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, माता पिता। एक लाइन और लिखेंगे हम यहाँ पर, सामासिक पद में दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह समझते हैं आप लोग? योजक चिन्ह ऐसा होता है, योजक चिन्ह लगता है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना है कि सामासिक पद में दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगता है। देखिए ये रहा योजक चिन्ह। ठीक है, अपना, अब ये तो है हमारा समस्त पद, ये क्या है? हमारा समस्त पद, और ये है हमारा समास विग्रह, ये हमारा समास विग्रह है। तो समस्त पद में हमारे योजक चिन्ह लगेगा, और सामासिक पद में या तो या लगेगा, और लगेगा, एवं लगेगा, तथा लगेगा, अथवा लगेगा। ठीक है, ये सारे शब्दों से हम इसका समास विग्रह करेंगे। जैसे पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य। ठीक है, माता पिता, हम यहाँ लिखेंगे माता और पिता। जिस सामासिक पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला, ये हमारा पहला पद, ये हमारा दूसरा पद, तो दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में और या इनका लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? और का। और सामासिक पद में और का लोप हो जाता है। ठीक है, वहाँ कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। माता और पिता, भाई और बहन, सुबह और शाम, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? हमारे द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इनके दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में और आ जाता है। ये तो विग्रह करते समय, और जब इस विग्रह को हम सामासिक पद में बनाएंगे तो वो सारे और है वो लुप्त हो जाएंगे, यानी कि हट जाएंगे, और उनके स्थान पर योजक चिन्ह ले लेगा। क्या ले लेगा? योजक चिन्ह। जैसे माता और पिता,
ये तो हमारा समास विग्रह है। लेकिन जैसे हम इसे सामासिक पद में लिखेंगे, यानी कि हम लिखेंगे माता पिता, तो दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगाना आवश्यक है, क्योंकि योजक चिन्ह से पता चलता है कि ये क्या है, दोनों पद प्रधान है और ये द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे हमारा बहुब्रीहि समास, जो हमारा अंतिम समास है। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, देखिए कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, कोई तीसरे पद की, उन्हें बहुब्रीहि समास कहते हैं। या फिर कह सकते हैं, एक परिभाषा और सकती है कि जिस सामासिक पद में या जिस समस्त पद में न पहला पद प्रधान है, यानी कि न उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान है और न उत्तर पद प्रधान है, बल्कि अन्य अर्थ प्रधान होता है। क्या? अन्य अर्थ। हम यहाँ पर तीसरा पद न बोलकर हम यहाँ अन्य पद बोलेंगे, अन्य पद प्रधान हो। ठीक है, वो कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है, जिसका ना पहला पद प्रधान है और ना दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान है, वह बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जितने भी देवी देवता है ना, वो सारे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, जितने भी। ठीक है, शिव है या ब्रह्मा है या विष्णु है या कृष्ण है, जो भी है वो सब इनके अंदर आते हैं। और इसके कई उदाहरण ऐसे हैं जो कर्मधारय समास से मिलते जुलते हैं, लेकिन हम जब समास विग्रह करते हैं उससे पता चलता है जो, के, समान, के, सी या तुलना के अंतर्गत कोई शब्द आते हैं समासिक पद समास विग्रह के अंतर्गत, तब तो हमारा कर्मधारय चला जाएगा। और कोई तीसरा अर्थ निकल कर आता है, अन्य अर्थ निकल कर आता है, तो हमारा बहुब्रीहि में वो शब्द चला जाएगा। ठीक है, जैसे नीलकंठ, देखिए मैंने कर्मधारय में भी आपको बताया था नीलकंठ का उदाहरण। नीला है कंठ, जो नीला है जो कंठ, यानी कि जिसका कंठ नीला है। ठीक है, अब यहाँ पर आया हमारा नीला है कंठ जिसका, यानी कि ये हमारा तीसरा अर्थ है, ये हमारा अन्य पद है, या फिर हम बोल सकते हैं तीसरा पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तीसरा पद। न नीला प्रधान है और न कंठ प्रधान है, न तो हमारा नीला प्रधान हुआ न कंठ प्रधान हुआ। नीला है कंठ जिसका, ये जिसका शब्द जरूर आएगा इसके अंदर, ये मुख्य है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीला है कंठ जिसका, कौन है यहाँ पर? शिव। शिव का कंठ कैसा है? नीला। अब हम एक उदाहरण और ले सकते हैं, पीतांबर। पीतांबर का समास विग्रह होगा, पीला है अंबर जिसका। अंबर का मतलब क्या होता है? वस्त्र, जो पीला वस्त्र पहन के रखते हैं ना। पीला है अंबर जिसका, कौन है? पीला वस्त्र कौन पहनता है? श्री कृष्ण। ठीक है, और हम लिख सकते हैं यहाँ पर दशानन। दशानन। 10 है आनन जिसके, आनन का मतलब क्या होता है? मुख, जिसके मुख। आनन जिसके, कौन है? 10 मुख वाले कौन है भाई? रावण है। ठीक है, सभी को पता है 10 मुख वाले तो एक ही है दुनिया में, न कभी हुए, उनसे पहले न कभी हुए हैं, न उनके बाद अब कभी 10 मुख वाला कोई होगा। ठीक है, तो रावण है, कौन है? 10 दशानन, यानी कि 10 मुख वाले कौन है? रावण हो गया। अब आ गया हमारा, देखिए लंबोदर। लंबोदर, लंबा है उदर। उदर का मतलब क्या होता है? पेट बोलते हैं उदर को। ठीक है, लंबा है उदर जिसका, कौन है भाई? लंबे उदर वाले, बड़े पेट वाले कौन होते हैं? जो बहुत सारे लड्डू खाते हैं, गजानन जी बोलते हैं उन्हें। क्या कहते हैं? गजानन, या गणेश लिखेंगे हम, गणेश जी। ठीक है, कौन हुए यहाँ पर? देखिए नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन? शिव। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, कौन? कृष्ण। दशानन, 10 है आनंद जिसके, कौन? रावण। ठीक है, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, कौन? गणेश। इस प्रकार से अगर आपके सामासिक पद आते हैं तो आपको क्या करना है? बहुब्रीहि समास में जाना है, वो सारे बहुब्रीहि समास में चले जाएंगे। अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए आपके दशानन आया, ठीक है, मान लीजिए नीलकंठ आया। ठीक है, मैंने क्योंकि कर्मधारय में नीलकंठ उदाहरण दिया था आपको, नीलकंठ आ गया कि नीलकंठ कौन सा समास है? ठीक है, किस समास का उदाहरण है? अब उसमें
4 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन में से आपके एक में कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों आ गए, तो आप कंफ्यूज होंगे कि भाई बहुब्रीहि करें या कर्मधारय करें, क्योंकि समास विग्रह तो दिया हुआ नहीं है। समास विग्रह दिया हुआ होता तो हमें पता चलता कि कर्मधारय है या बहुब्रीहि है। तो उसके लिए एक बहुत प्रमुख मुख्य बात बताना चाहूंगी मैं आपको कि जब इस प्रकार से शब्द आता है जिसके 2 ऑप्शन सही निकलते हैं तो हमें बहुब्रीहि की तरफ जाना है। उसको अगर कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों ऑप्शन आते हैं तो हमें उस उदाहरण को बहुब्रीहि में रखना है, क्योंकि बहुब्रीहि प्रमुख है, कर्मधारय बाद में लिखा जाएगा। अगर बहुब्रीहि नहीं आता है तो फिर आप फिर आंख बंद करके कर्मधारय लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों है तो आपको उस उदाहरण को बहुब्रीहि में रखना पड़ेगा। बहुब्रीहि का जो ऑप्शन है वो आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। यह है हमारा बहुब्रीहि समास जिसमें कोई अन्य अर्थ प्रदान होता है, यानी कि कोई तीसरा अर्थ प्रदान होता है। तो हमने ये बहुब्रीहि समास हमारा कंप्लीट हुआ है। समास बहुब्रीहि नहीं, हमारा पूरा समास कंप्लीट हुआ है। हमने पूरे समास पढ़ लिए हैं। 6 समास है। समास किसे कहते हैं? जिसमें पदों का योग होता है, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं, या फिर समस्त पद कहते हैं, या फिर सामासिक पद कहते हैं, और उनको अलग करने की जो क्रिया होती है उसे समास विग्रह कहते हैं। समास में 2 प्रकार के पद होते हैं। एक पहला पद होता है उसको पूर्व पद कहा जाता है, एक दूसरा पद होता है उसको उत्तर पद कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी किसी समास में पहला पद प्रधान है तो किसी में उत्तर पद प्रधान है, और किसी पद में किसी समास यानी कि बहुब्रीहि नामक समास में न तो पहला प्रधान है न उत्तर पद प्रधान है, उसमें कोई तीसरा प्रधान है। द्वंद्व समास में तो दोनों पद प्रधान है, पहला भी प्रधान है और उत्तर भी प्रधान है। द्विगु समास में पहला संख्यावाची है तो वो प्रधान है, ठीक है। और कर्मधारय में क्या प्रधान है? हमारा पहला पद प्रधान, पहला विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है, तो पहला पद। तत्पुरुष में हमारा उत्तर पद, देखिए उत्तर पद केवल तत्पुरुष में प्रधान होता है, आप ध्यान रखना, ठीक है। और अव्यय भाव में पहला पद प्रधान होता है। उत्तर पद जो प्रधानता है उत्तर पद की, वो केवल और केवल तत्पुरुष समास में होती है और किसी में नहीं होती है। तो आज हमारा समास का टॉपिक पूरा हुआ है। अगला टॉपिक लेकर हम फिर से हाजिर होते हैं। 12th क्लास की हिंदी ग्रामर अभी हमारी चलती रहेगी, जर्नी अभी शुरू हुई है, बहुत लंबी तक जाएगी। तब तक के लिए